तो आपको बता दें कि ताल ठोक के आज हमारे साथ कौन कौन से खास मेहमान हैं। मीम अफजल हमारे साथ हैं। वो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, राजनयिक और राज्यसभा के सांसद और पत्रकार भी रह चुके हैं। बहुत दिन के बाद आज ताल ठोक के कार्यक्रम में मीम अफजल आपका स्वागत है। सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ हैं। वो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी हैं, गृहमंत्री राजनाथ सिंह के सलाहकार भी हैं। स्वागत है सुधांशु त्रिवेदी आपका। इनाम उल नबी हमारे साथ हैं, अवामी इत्तेहाद पार्टी के प्रवक्ता हैं, ये भी राजनीति में आने से पहले पत्रकार थे। स्वागत है इनाम उल नबी आपका भी। राकेश सिन्हा आरएसएस के जानकार हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, इंडिया पॉलिसी फाउंडेशन के डायरेक्टर भी हैं। और ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा हमारे साथ हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, एनएसजी में फोर्स कमांडर रहे, 1993 में अमृतसर में काउंटर विमान हाईजैक ऑपरेशन के वो हिस्सेदार थे। स्वागत है ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा आपका भी आज ताल ठोक के कार्यक्रम में। इनाम उल नबी, 1.5 मिनट का समय सीमा है। 1.5 मिनट में आप अपनी बात कहेंगे और उसके बाद बजर बजेगा, आवाज बंद हो जाएगी। उसके बाद मैं दूसरे मेहमान पर शिफ्ट हो जाऊंगा। खाते भारत का है तो गाते पाकिस्तान का क्यों? जनाब, मैं आपको कह दूं कि हमें हमेशा जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं उनको सियासत से बालातर रखना चाहिए। हमें इन दोनों चीज़ों को नहीं मिलाना चाहिए। रही बात जो आपने कही कि यहाँ पर जश्न मनाया गया, इट इज़ ए मैटर ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। ये आप इंट्रोस्पेक्ट करें कि इतना पैकेज 80,000 पैकेज देने के बाद, टनल्स खोलने के बाद, जॉब पैकेज देने के बाद कश्मीरी आखिर पाकिस्तानियों की सेलिब्रेशन पाकिस्तानी की जीत की सेलिब्रेट क्यों कर रहा है? इनाम उल नबी, आपको शर्म भी नहीं आ रही है कहते हुए? रेफरेंस इंट्रोस्पेक्ट तो आपको करना चाहिए ना। आप कह रहे हैं इंट्रोस्पेक्ट आपको करना चाहिए, फिर आप कह रहे हैं कि स्पोर्ट्स को अलग रखिए। पाकिस्तान के लिए आप पटाखे फोड़ते हैं और कहते हैं स्पोर्ट्स को अलग रखिए। मैं जिस दिन देश के लिए तो सोचेंगे कम से कम। कंप्लीट ही नहीं हुआ। आप पाकिस्तानी है कि हिंदुस्तानी? 1.5 मिनट कंप्लीट करने दीजिए ना। आप पाकिस्तानी है या हिंदुस्तानी है? पहले मैं तय तो कर लूं कि आपको इस पैनल में रहने का अधिकार भी है कि नहीं। 1.5 मिनट मुझे कहीं पता ही ना हो कि आप पाकिस्तानी है, मैं आपको हिंदुस्तानी समझ के बैठा लिया हूं। कम से कम मुझे पता तो लग जाए सर, आप पाकिस्तानी है कि हिंदुस्तानी है? मैं कश्मीरी हूँ। आप पाकिस्तानी है कि हिंदुस्तानी है? कश्मीरी हिंदुस्तानी होता है, हिंदुस्तानी बोलने में शर्म आ रही है क्या? आप कौन बोल रहे? आप पाकिस्तानी हैं कि हिंदुस्तानी हैं? मैं कश्मीरी हूं। आप कश्मीरी हैं तो आप हिंदुस्तानी बोलने में शर्म क्यों आ रही है आपको? मेरा फ्लैग अलग है, मेरा कॉन्स्टिट्यूशन अलग है। आपका पासपोर्ट कौन सा है? मेरा सदर रियासत हुआ पासपोर्ट कौन सा आपका? मेरा सदर रियासत पासपोर्ट किसका है आपके पास? सदर रियासत पासपोर्ट किस देश का है आपके पास? प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था। कश्मीर का अलग पासपोर्ट है? मुझे बताइए, प्राइम मिनिस्टर कश्मीर का अलग आधार कार्ड है आपका या हिंदुस्तान का आधार कार्ड है आपके पास? मैं आपसे कह रहा हूं, मेरे जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, मुझे बताइए ना, मेरा सदर रियासत कहां है? आपके पास पासपोर्ट है हिंदुस्तान का? मेरा फ्लैग है कि नहीं? या कश्मीर का अलग पासपोर्ट लेके जाते हैं कि नहीं? मेरा जम्मू कश्मीर का फ्लैग देता है पाकिस्तान आपको हिंदुस्तान के पासपोर्ट के बिना घुसने देता है? मुझे बताइए, मुझे जाना ही नहीं है। मुझे क्यों जाना है वहां? मैं उसकी फिक्र करूं। आपके पास पासपोर्ट हिंदुस्तान का है? मैं कह रहा हूं, आपके पास पासपोर्ट हिंदुस्तान का है? मेरे पास है पासपोर्ट। है हिंदुस्तान का पासपोर्ट है? बिल्कुल। किराए पे लिया है? जी। किराए पे लिया है किसी से या बनवाया खुद का? आप इंटरोगेशन सेंटर में बैठे, आपने किराए पे लिया या खुद का बनवाया है? आप इतने अनरू क्यों हुए हैं? आपने किराए पे लिया या खुद का बनवाया है? हमारा आप ये कह रहे हैं कि इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए अलग है कि नहीं? आप लोगों को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप खाते हिंदुस्तान का हैं, गाते पाकिस्तान का हैं। मैं कह रहा हूं मसला आपको हल करना है, मसला आपको हल करना है। हाँ, और आपको पटाखे फोड़ने पाकिस्तान के लिए, ये कह के कि हम तो क्रिकेट के लिए ताली पीट रहे हैं। कौन दे रहा है आपको पटाखे फोड़ने पाकिस्तान के लिए ना? पैकेज आप मुझे दे रहे हैं। आपको पटाखे फोड़ने पाकिस्तान के लिए ना? पाकिस्तान के लिए पटाखे फोड़ने ना आपको? कह रहा हूं कि इतने पैकेज देकर भी, ठीक है इनाम उल नबी, करोड़ का पैकेज देकर भी, ठीक है इनाम उल नबी, हजारों करोड़ का पैकेज देकर भी आपका ईमान नहीं जगा पाए, ये बात है। आपका ईमान नहीं जगा पाए, आपका बिका हुआ ईमान नहीं जगा पाए, ये बात है। ठीक है, आप अपने अल्फाज, ओके, अल्फाज वापस नहीं लूंगा, आपके मुंह पे कह रहा हूं 80,000 करोड़ का पैकेज देकर भी आपका ईमान नहीं जगा पाए। 80,000 करोड़ का और आपको कोई शर्म नहीं है इस बात की। तो सही है ना, आप पूरी बेशर्मी से कह रहे हैं अभी भी बैठ के। आपने कहा मेरे पास हिंदुस्तान का पासपोर्ट है, लेकिन उसके बाद भी आपको अपने आप को हिंदुस्तानी कहने में शर्म आती है। ये बताता है आपकी हकीकत क्या है। उसके बाद आगे आपसे बात करने का कोई तुक नहीं बनता। इनाम उल नबी, आपका धन्यवाद। आप चाहें तो आप जा सकते हैं, आप चाहें तो आप बैठ सकते हैं। अगले सवाल में आपके पास आ जाऊंगा। मीम अफजल, आप तो पाकिस्तान को भी, भारत को भी, डिप्लोमेसी को भी, कश्मीर समस्या को भी बहुत करीब से देख चुके हैं, समझ चुके हैं, जानते हैं।
ऐसे लोगों का क्या कीजिएगा जो खाते हिंदुस्तान का है और गाते पाकिस्तान का है? फिर भी आपकी पार्टी कहेगी इनको बातचीत से समझा लो। जो कह रहा है 80,000 करोड़ का पैकेज देके भी तुम क्या कर गए? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये बयान काबिल मजम्मत है और सुबह ही मैंने इस बयान के बारे में एक बाइट भी दिया जो आपने भी चलाया। अभी आपने देखा बहुत सारे लोगों के आपने बयान दिखाए, इस पर रिएक्शन। जाहिर है कि जैसा रिएक्शन आना चाहिए था वो सही रिएक्शन आया है और हर पार्टी इसमें एक है, इसमें कोई सवाल नहीं है। सेपरेटिस्ट जिस तरह के हरकतें कर रहे हैं उसके साथ ना कोई खड़ा हो सकता है और ना कोई खड़ा होगा। ये हिंदुस्तान में इस तरह की बातें करके, अभी आपने जो कुछ सवालात पूछे, बहुत सारे जहन में मेरे भी सवालात थे, पता नहीं हैं या नहीं है, चले गए वो। उन्होंने कहा, मैं उनसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि आपने तो सिर्फ ये पूछा उनसे कि आपके वो पासपोर्ट किसका है। मैं पूछना चाहता हूँ कि उनको जो अनाज जाता है वो कहाँ से जाता है, वो जो कपड़ा पहनते हैं वो कहाँ से जाता है, कश्मीर में कितना बनता है, बाहर से कितना जाता है। उन लोगों को जब अपने बच्चों को पढ़ाना होता है तो भारत के कौन कौन से स्कूलों कॉलेजों में पाकिस्तान कोई बच्चा पढ़ने जाता है इनका? कहीं जाता है? हाँ, देश के बाहर, कश्मीर से बाहर अगर बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं तो इन अलहदगी पसंद लोगों के बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, वो पत्थरबाजों में शामिल नहीं होते हैं। ये एक बात है। दूसरी बात ये कि मैं एक बात कहूँगा, मौलवी फारूक जो मीर वाइस कहलाते हैं, ये मीर वाइस पूरे हिंदुस्तान में कहीं कोई ओहदा नहीं है, ये सिर्फ कश्मीर के एक छोटे से हिस्से के अंदर मीर वाइस कहलाते हैं। और मीर वाइस की क्या हैसियत है खुद मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन ये माना जाता है कि मजहबी तौर पर ये एक काबिल इज़्ज़त शख्स होना चाहिए। इनके वालिद को मैं जानता हूँ, शायद बहुत से कम लोगों को पता होगा कि मीर वाइस के वालिद जो मीर वाइस मौलवी फारूक साहब थे, उनको किसने कत्ल किया था, ज़रा इनसे पूछें। ये शायद जो हमारे भाई यहाँ बैठे हुए हैं जो अभी काफ़ी बहस कर रहे थे, कह रहे थे मैं कश्मीरी हूँ। बहुत अच्छी बात है अगर आप कश्मीरी हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक दूसरा लफ्ज़ भी है हिंदुस्तानी। जब तक आप हिंदुस्तान में रहते हैं, जब तक आप हिंदुस्तान का खाते हैं, जब तक आप हिंदुस्तान के तमाम फ़ायदे उठाते हैं, यहाँ तक कि मीर वाइस साहब को जो सिक्योरिटी दी गई है वो इतनी ज़्यादा है, वो भी हिंदुस्तान की तरफ से दी गई है। अब हैरत की बात है, देखिए ये इस मुल्क का मिजाज है। मैं कश्मीर के लोगों से भी कहना चाहता हूँ उसको समझ लें कि आपके वो लोग जो मुल्क तोड़ने की बात करते हैं उनको भी हमारी सरकार जो है हमेशा सिक्योरिटी देती रही है और कोशिश करती रही कि आप समझ जाएं, बात को समझ लें। अब आपने कहा कि पाकिस्तान की तारीफ़, जाहिर है कबील मजम्मत। मैं तो ये समझता हूँ कि इन्होंने अचानक बाई चांस नहीं कर दिया है, ये सोच समझ के किया है ताकि जी न्यूज़ इस पर एक बाकायदा डिबेट कर सके, हम लोग यहाँ डिस्कशन कर सके और ये बता सके कि कश्मीर के अंदर ऐसे लोग अभी हैं जो पाकिस्तान के जीतने के ऊपर ताली बजाते हैं या उसका जश्न मनाते हैं। अच्छी बात है मैं सर। आपको बता दूं सर, कि हिंदुस्तान में 20 करोड़ मुसलमान रहते हैं। हमें तो लगता है सर और अच्छी बात पाकिस्तान है। भी एक इस्लामिक मुल्क अपने आप को कहता है। आप बताइए भारत के किसी दूसरे हिस्से के अंदर कोई खुशी मनाई जाती है आज पाकिस्तान के जीतने पर? तो जो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के पैसे पर पलते हैं, जो पाकिस्तान से मदद लेते हैं और शर्मनाक किस्म के बयानात देते हैं। मुझे बहुत अफसोस है कि वो मजहबी आदमी होते हुए, और इस्लाम की जानकारी उनको होनी चाहिए, इस्लाम के बिल्कुल खिलाफ ये लोग काम कर रहे हैं। ये इस्लाम में कहा गया, सुन लीजिए, बहुत अच्छी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जिस मुल्क में रहते हैं सबसे पहले वहाँ के कानून को मानिए और उसकी वफादारी शर्त है, वरना आप इस्लामी उसूलों के खिलाफ काम कर रहे हैं। और ये क्या कर रहे हैं? ठीक, ये कहते हैं कि हम भारत को मानते ही नहीं है। ठीक, अब भारत से आप हर चीज तो लेते हैं, हर फैसिलिटी तो आपको चाहिए, लेकिन आप भारत को मानेंगे नहीं। ठीक है। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि सदाना साहब, मेरा टाइम शायद खत्म हो गया, आगे मैं आपसे बात करूंगा। ठीक है, मैं वापस आता हूँ मीम अफजल साहब। टाइम तो आपने काफ़ी ज़्यादा लिया, लेकिन मैंने रोका नहीं क्योंकि आप अच्छी बातें कह रहे थे कम से कम। हालांकि मैं ये जानता हूँ कि जिन सज्जन को आप समझाने की कोशिश कर रहे थे उनकी अक्ल पर पाकिस्तान की चादर पड़ी है, उन्हें ये समझ में नहीं आएगा। आपने खुद कहा ये पाकिस्तान के पैसे पे पलते हैं, इसलिए उन्हें ये समझ में नहीं आएगा। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी, हम ये भी जानते हैं ये पाकिस्तान के पैसे पे पलते हैं, हम ये भी जानते हैं पाकिस्तान की पैरवी करते हैं, हम ये कह के दबाने की कोशिश करते हैं इनको प्लेटफॉर्म मत दो। हमारा कहना यह है कि इनको प्लेटफॉर्म इसलिए देते हैं ताकि इस देश के लोगों को पता चले ऐसे नमक हराम भी इस देश में पलते हैं और हमारी सरकार की नाक के नीचे पलते हैं। देखिए, जहां तक हमारा प्रश्न है तो यह बात बहुत ही स्पष्ट है कि हम ही लोग तो उन लोगों में से थे जो कहते थे इस तरह के लोगों से कोई बातचीत नहीं होगी।
सवाल तो उन लोगों की तरफ बनता है जो कहते थे ये एक लेजिटिमेट स्टेक होल्डर हैं। क्या वो लोग, जो लोग ऐसी बात भारत के विषय में कहते हैं, पाकिस्तान का समर्थन करते हैं, उन लोगों को क्या लेजिटिमेट स्टेक होल्डर माना जा सकता है क्या? सवाल ये है। अभी इन लोगों ने एक बात कही कि मैं तो कश्मीर का हूं। साहब, मैं पूछना चाहता हूं, अगर आप अपने को कश्मीर का मानते हैं तो मैंने तो किसी आंदोलन में कश्मीर का झंडा नहीं देखा। झंडा तो पाकिस्तान का दिखेगा या ISIS का दिखेगा, यानी दुश्मन देश का दिखेगा, और या फिर जो है वो आतंकवादियों का दिखेगा। ये ट्वीट जो है ये मीरवाइज ने पाकिस्तान के लिए क्यों किया? अगर आप कश्मीरी हैं तो पाकिस्तान से क्या लेना देना है भाई? इसका जवाब हमको चाहिए। हकीकत यह है कि आपको अपने वजूद के लिए भी एक भाड़े का कोई देश चाहिए, क्योंकि आप अपने वजूद को भी बनाए रखने में असफल हैं। आज मैं पूछना चाहता हूं, जैसे आपने एक क्वेश्चन पूछा कि पासपोर्ट किसका है, जैसा मीम अफजल साहब ने कहा सिक्योरिटी किसकी है, अरे मैं पूछना चाहता हूं, जिस समय बाढ़ आई थी किस देश की फौज आई थी बचाने के लिए? स्कूल कौन के देश की फौज चलाती है? वेलफेयर एक्टिविटीज कौन की फौज, किस देश की फौज चलाती है? और उसके बाद आपको लगता है कि ये सब कुछ जो है पाकर भी आप किसी और देश के हैं, तो इससे ज्यादा मस्तशुदा शिकस्त किरदार, यानी कि इससे अधिक निकृष्ट और पराजय पसंद मानसिकता कोई दूसरी नहीं हो सकती। सर, बातें तो आप भी बड़ी अच्छी कर रहे हैं, लेकिन राकेश सिन्हा, अगर बीजेपी PDP भी बातें ही करेगी तो फिर काम कौन करेगा? इनका इलाज कौन करेगा नमक हराम लोगों का? देखिए रोहित जी, अब समय आ गया है कि आर पार की लड़ाई लड़ी जाए। हम लंबे समय से इन आतंकवादियों को, इन अलगाववादियों पर कुछ चुनौती देते रहे हैं, शब्दों से चुनौती देते रहे हैं, उन्हें कभी कभी आमंत्रित भी करते रहे वार्तालाप के लिए। वो उसका समय समाप्त हो चुका है। हर मेडिसिन का एक एक्सपायरी डेट होता है। इन हुर्रियत वालों का एक्सपायरी डेट समाप्त हो चुका है। सरकार बीजेपी की, PDP की है, उनको अब ऐसे एलिमेंट्स के साथ कार्रवाई करनी चाहिए, चूँकि लड़ाई भारत के अंदर से भारत के खिलाफ लड़ी जा रही है। जो लोग पाकिस्तान के लिए चीयर्स कर रहे हैं, मैं बता देता हूं कि भारत उनके लिए चीयर्स करेगा यदि वो भारत की बाउंड्री को क्रॉस करके पाकिस्तान चले जाएंगे। यदि नहीं जाएंगे तो आर्मी चीफ ने जो चेतावनी दी है वो हल्की चेतावनी नहीं है। आर्मी चीफ ने जब बयान दिया तो उस बयान के पीछे भारत सरकार का मैंडेट है, और उस मैंडेट को कोई रोक नहीं सकता। आज मुझे मीम अफजल साहब की बात बहुत अच्छी लगी, लेकिन मुझे दुख इस बात का होता है, आज वामपंथी नेता कहाँ चले गए? आज मणिशंकर अय्यर कहाँ चले गए? जो वार्तालाप के लिए दौड़ते हैं, वे आज ऐसे अवसर पर चुप होकर इन आतंकवादियों को, अलगाववादियों को ऑक्सीजन देने का काम करते हैं। इन आतंकवादियों को यह मालूम है कि भारत की राजनीति में एक ऐसा बड़ा तबका बैठा हुआ है जो उन पर जैसे ही आक्रमण होगा, उन पर जैसे ही सरकार कार्रवाई करेगी, वे कूद पड़ेंगे उनके मानवाधिकार को लेकर। इसलिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अब समय आर पार का है। इन आतंकवादियों को, इन अलगाववादियों को भारत की सेना के हवाले कर देना चाहिए, क्योंकि ये भारत के खिलाफ छद्म युद्ध लड़ रहे हैं। ये कोई डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं। सुधांशु जी ठीक कहा, वो कश्मीर की झंडा को लेकर यदि प्रदर्शन करते, सर, कश्मीर की झंडा को लेकर प्रदर्शन करते, ठीक तो आपने भी कहा, जंतर मंतर आकर प्रदर्शन, राकेश जी जो भी लेजिटिमेट डिमांड है माने। राकेश जी ठीक तो सुधांशु जी ने भी कहा, लेकिन अभी जब BD मिश्रा साहब ठीक कहेंगे तो इसी देश में एक बड़ा तबका खड़ा हो जाएगा कि पैलेट गन क्यों पकड़ा रहे हो, सेना के हवाले क्यों कर रहे हो, सेना के सहारे कब्जा कर रखा है कश्मीर पे, ये कह रहे थे गिलानी, तो मणिशंकर अय्यर हंस रहे थे BD मिश्रा उनके साथ खड़े होके। जब राजनीतिक पार्टियों में एकजुटता नहीं है टीवी डिबेट के बाहर, तो कश्मीर के ऊपर कहां आप जाके स्थिति पर काबू पा सकेंगे? खैर, ये मुसीबत तो कांग्रेस की ही देन है। खैर, मणिशंकर अय्यर जी की तो मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद वो लाहौर में पैदा हुए थे, ये आपको मालूम होना चाहिए, और उन पैदाशी जगह से उनको बहुत प्यार है, तो उनकी बात मैं नहीं करूंगा। लेकिन मैं समझता हूं कि आज 3 पैनलिस्ट तो ये कह रहे हैं कि बहुत गलत है, और अगर भारत पाकिस्तान में मैच हो रहा है और पाकिस्तान के लिए पटाखे फोड़े जाएं तो ये बड़ी शर्म की बात है। या मैं ये भी कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान का कहीं भी मैच हो, वह जीत रहा है, और ये बातें कही जा रही हैं, बड़ा डेरोगेटरी है। लेकिन मैं समझता हूं कि जो नबी हैं, यह मीरवाइज से ज़्यादा खतरनाक हैं। ये दिल्ली में बैठे हुए हैं, नहीं, ये दिल्ली में नहीं बैठे, और जहां भी बैठे हुए हैं, यह हमेशा उनके ही पक्षधर हैं, उनके एडवोकेट हैं। तो ये तो बड़ा खतरनाक आदमी है नबी। और ये उल्टी सीधी बातें इन्होंने कहा स्पोर्ट्स एक्टिविटी। इनसे मैं पूछना चाहता हूं कि मीरवाइज जब अभी इंडिया जीता था तो उन्होंने पटाखे फोड़े थे?
कोई और बातें करी थी। ये कह रहे हैं कि इंट्रोस्पेक्शन करो। इंट्रोस्पेक्शन किस बात की करें? अभी पुलवामा से कुछ बच्चियां आई थी और तमाम बच्चे आए थे, मेरी भी मुलाकात उनसे हुई, और वो ये कह रहे थे, जो अभी इंजीनियरिंग में और तमाम आर्मी वालों ने उनको सपोर्ट किया, वो बच्चे ये कह रहे थे कि ये जितनी भी कार्रवाइयां हो रही हैं अलगाववाद की, ये सब बहुत गलत हैं। छोटे बच्चे कह रहे थे। पता नहीं नबी का दिमाग कहां से खराब है। और दूसरा, इंट्रोस्पेक्शन ये इस बात का करें कि हिंदुस्तान में 125 करोड़ लोग हैं, उनमें से कितने लोग ये कहते हैं कि इनकी जुबान, इनका दिल, इनका विचार, इनकी नियत ये सही है या नहीं। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि मैं ये समझता हूं कि नबी जितने जल्दी हिंदुस्तान छोड़ दें उतना ही उनके लिए अच्छा होगा और देश के लिए अच्छा होगा। ठीक है, क्योंकि यह पाकिस्तान जल्दी से जल्दी जाए, यह ठीक होगा। इनामुल नबी, हालांकि आप अधिकार खो चुके, लेकिन क्योंकि आपके पास हिंदुस्तान का पासपोर्ट है, इसलिए मैं आपसे अगला सवाल पूछ दे रहा हूं। पासपोर्ट तो हिंदुस्तान का है आपके पास, हमारी रिप्रेजेंटेशन है। अन्न कहाँ का खाते हैं सर? हमारी रिप्रेजेंटेशन अन्न कहाँ का खाते हैं? पाकिस्तान से आता है क्या अन्न आपके लिए, या घर में उगाते हैं अलग से? ओ जनाब, आप क्यों इस मुद्दे को पाकिस्तान के साथ मिला रहे हैं? मेरे आपने पटाखे पाकिस्तान के लिए फोड़े ना, कश्मीर के लिए फोड़ लेते, पाकिस्तान के लिए पटाखे फोड़ते हैं ना आप। ये आपने कहा, ये आप कर रहे हैं ना मीरवाइज की पैरवी, ये कह के कि खेल को खेल की तरह देख लो, आपने कहा ना। मैं वही कह रहा हूँ, खेल को खेल की तरफ। अच्छा, वो पीडीपी वालों ने नहीं कहा? तो जिस दिन हिंदुस्तान जीता था उस दिन पटाखे फोड़े मीरवाइज उमर फारूक ने, उस दिन ट्वीट किया मीरवाइज उमर फारूक ने, उस दिन दुआ की मीरवाइज उमर फारूक ने। उस दिन शुपियन में हड्डी पसली जवानों के एक कर दिए गए, शीशे तोड़े गए, खिड़कियां तोड़ी गई। मैंने कहा जिस दिन इंडिया ने मैच जीता, शाबाशी देने के बजाय कश्मीरी लोगों के हड्डी पसले एक कर दिए गए। आप तो सही सलामत बैठे हैं यहाँ पर, जी न्यूज़ ब्यूरो से। आप तो सही सलामत बैठे हैं यहाँ पर, उसके बारे में मैं आप तो सही सलामत बैठे हैं यहाँ पर। आप समझ नहीं रहे, आप समझना नहीं चाहते, तो आप केवल विक्टिम प्ले करना चाहते हैं। मैं खाली इतना आपको बताऊं, पहले जो आपके साथी उधर बैठे हैं उनको मैं बताऊं, वो जो मारे गए थे वो आतंकवादी हैं, जम्मू कश्मीर असेंबली में है, जम्मू कश्मीर असेंबली में है, और जो झंडा हम लहराते हैं, और जो झंडा नबी शर्म करो, जो झंडा हम लहराते हैं वो हम जेके असेंबली का लहराते हैं, जम्मू कश्मीर का लहराते हैं। बेशर्मगी की हद है, जो मारे गए थे हम वो आतंकवादी हैं। हम आपको कह रहे हैं जो हमारे के ऊपर अटैक करते हैं, दीजिए, क्या तुम उनके साथ खड़े हो? फ्लैग है पहले अरे आतंकवादी, मुझे अपने असेंबली ने आप समझ आप समझ ही नहीं रहे हो क्या? जेके असेंबली ने मेरा फ्लैग पास किया है, मैं उसको लहराता हूं, मैं 7 जून को उसका लहराता हूं, मैं 7 जून को उसका तराना गाता हूं, लहराए कश्मीर के झंडे, वो मेरे असेंबली ने पास किया है, जिसकी मेरी रिप्रेजेंटेशन है। मैं आपको कह रहा हूं, मेरा सदरी रियासत लौटा दीजिए, मेरा प्रेसिडेंट लौटा दीजिए, जो आपने मुझसे छीना है, ये चीजें तो मुझे लौटा दीजिए। इट इज विद इन द एम्बिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मीम अफजल साहब क्या कहेंगे? ये मुसीबत अरे नहीं, तुम ही कहोगे, प्राइम मिनिस्टर ने ये मसला पूरी अकल दुनिया की, कायनात की पूरी अकल सर एक मिनट इनामुल नबी, आपको सदर रियासत चाहिए ना? सदर रियासत पाकिस्तान में होता है, हिंदुस्तान में नहीं होता। कभी हिंदुस्तान का संविधान अगर पढ़ा हो आपने, नहीं पढ़ा तो किसी लाइब्रेरी से ले लीजिएगा। आप पत्रकार तो बन गए, लेकिन कैसे बने आज समझ में आ रहा है सर। ठीक है, ओके सर, आपको सदर रियासत चाहिए, वो पाकिस्तान में मिलता है, हिंदुस्तान में नहीं मिलता। हिंदुस्तान में नहीं मिलता सदर रियासत, पाकिस्तान में मिलता है, वहां जाके मांगिए, यहां नहीं मिलता है, पाकिस्तान में जाके मांगिए। मीम अफजल, परवेज रसूल कश्मीर का खिलाड़ी है, लेकिन वो भारत की टीम के लिए खेलता है, पाकिस्तान के लिए नहीं खेलता। वो लड़के जो यूपीएससी की परीक्षा पास करके आईएएस अफसर बनते, वो भारत में अफसर बनते हैं प्रशासनिक सेवा में, सर पाकिस्तान में नहीं बनते। वो बच्चियां जो 26 आर्मी के सपोर्ट से पढ़ने के बाद आईआईटी और देश के अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेजेस में दाखिला लेंगे, वो कहीं भी बाहर जाएंगे तो वो भारत का नाम रोशन करेंगे, पाकिस्तान का नहीं करेंगे। और ये कह रहे हैं हमको सदर रियासत लौटा दो। सर ये कौन सी कौम है? मैं इनसे सिर्फ इनामुल नबी साहब जो हैं, कौन है ये मुझे मालूम नहीं। अभी आपने बताया कि वो जर्नलिस्ट हैं। ईमान इनके नाम से हटा दो। जर्नलिज्म का सबसे पहला उसूल ये है कि उसके अंदर
उसके नाम के आगे सब जो जर्नलिज्म है उसके नाम के साथ सबसे पहला जो वर्ड आता है वो आता है ऑब्जेक्टिविटी। अगर वो एक तरफा बात करे तो मेरे हिसाब से वो कभी भी जर्नलिस्ट ही नहीं हो सकता है। उसको तस्वीर के तमाम रुखों को देखना चाहिए। उन्होंने कहा सदर रियासत लौटा दो। मैं उनसे पूछता हूँ, पाकिस्तान के अंदर सदर रियासत जो है एक जॉइंट सेक्रेटरी के अंडर में काम करता है। वहाँ पाकिस्तान के सदर यानी कश्मीर, मकबूजा कश्मीर के सदर रियासत की औकात ये है कि वो एक जॉइंट सेक्रेटरी के अंडर में काम करता है। उसकी ये हैसियत नहीं कि वो सदर पाकिस्तान से कभी जाकर के मिल ले। मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ, मुझे नहीं मालूम कि इनामुल नबी साहब क्या चाहते हैं। चूँकि सबसे पहला सवाल मैं आमतौर पर इन लोगों से यही पूछता हूँ कि आप पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं या कश्मीर की आज़ादी चाहते हैं। तो इस सवाल का जवाब कभी भी कोई ढंग से देने के लिए तैयार नहीं होता। असल में ये दो किश्तियों में भी सवार हैं। पाकिस्तान के साथ ये इसलिए जाना चाहते हैं कि वहाँ से इनको मदद मिलती है, पैसा मिलता है, इसलिए पाकिस्तान की गाते हैं। उसके कहने पर बहुत सारे इस तरह के काम करते हैं जिससे ना सिर्फ ये कि कश्मीर को और कश्मीर के आम आदमी को नुकसान पहुँचता है, बल्कि पूरे भारत के अंदर कुछ लोग उसका नुकसान पहुँचता है। उनके ऊपर शक और शुबा किया जाता है। वो लोग जो बेचारे दूर दूर से पढ़ने के लिए जाते हैं, कोई बेंगलोर में पढ़ रहा है, कोई कहीं और पढ़ रहा है, उन बच्चों को जिनका मुस्तकबिल जो है हिंदुस्तान के साथ वाबस्ता है और जिन्होंने अपने मुस्तकबिल को हिंदुस्तान के अंदर पूरी तरह से प्रो रखा है, उन तक लोगों को शक की नज़र से देखा जाता है। इनको इसका एहसास ही नहीं है। लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अमेरिका भेजते हैं, ये दुबई में पढ़ाते हैं, दूसरे मलेशिया में जाते हैं। आपने पता नहीं किस चैनल ने दिखाया था और सब लोगों के नाम बताए थे, उनके बच्चों के नाम बताए थे कि कहाँ कहाँ। एक भी सेपरेटिस्ट लीडर जो है वो बता दे कि उनका बच्चा जो है किसी मूवमेंट के अंदर झंडा लेकर खड़ा हो, एक फ़ोटो भी छाप के दिखा दे, तो मैं समझता हूँ कि इनके अंदर इनकी नीयत पर मुझे शुबा नहीं होगा। मैं इनकी नीयत पर शुबा करता हूँ। इनको ना कश्मीर से कुछ लेना है, ना इनको पाकिस्तान से कुछ लेना है। इनको अपनी लीडरी चमकानी है और इनको एक काम करना है जो बताया गया, दूसरों को इशारे पे काम करे। दूसरी बात, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। बार बार यहाँ मणिशंकर अय्यर की तस्वीर भी दिखाई जा रही है, क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है। हमने कहा मणिशंकर अय्यर साहब ने ज़्यादती इस दौर पर दौरा किया और उसके लिए पार्टी जिम्मेदार नहीं है। देखिए, यशवंत सिन्हा भी गए थे, उनकी तस्वीर भी दिखानी चाहिए आपको कि यशवंत सिन्हा किस लिए गए थे। उन्होंने तो आकर के सरकार को रिपोर्ट पेश की थी, उस रिपोर्ट पर बहस होनी चाहिए थी। मैं आपसे नहीं, उनकी रिपोर्ट के बारे में भी उसी तरह से बहस होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपसे साफ कह रहा हूं और स्पष्ट कह रहा हूं एकदम से। मीम अफजल साहब, आपकी पार्टी ने आपको उस दिन बैठाया नहीं जिस दिन मीम अफजल की एब्सेंस में आपकी पार्टी के प्रवक्ताओं के लिए डिफेंड करना मुश्किल हो रहा था मणिशंकर अय्यर की बातों को या संजय निरुपम की बातों को या संदीप दीक्षित की बातों को। जब जब ऐसे मौके आए हैं दूसरी तरफ के, उस दिन हमने हिना भट्ट को भी खूब दिखाया था, बाकायदे उस पर सवाल पूछे थे और आगे भी पूछते रहेंगे, क्योंकि देश के खिलाफ जो भी बात करेगा हम उसकी इस बात से परवाह नहीं करेंगे कि वो किसी पार्टी का है या किसी संगठन का है। सवाल हम उससे भी पूछेंगे सर, वो किसी भी तरफ का आदमी हो, चाहे वो आपका आदमी हो चाहे वो इनका आदमी। आज मैंने मणिशंकर अय्यर का जिक्र आपसे जानबूझ के नहीं किया था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि ये बात डीरेल हो। आप लोगों ने छेड़ा, वो बात वापस आ गई है। सुधांशु त्रिवेदी, किसी ने किया जिक्र, सुधांशु त्रिवेदी, आपकी सरकार है वहां पर सर, लेकिन हुर्रियत के लोग फ्री हैं सर, खुले घूमते हैं, बयान देते हैं, पटाखे भी फुड़वाते हैं। आप चुप रहते हैं सर, टीवी पे बड़ी बात करते हैं। आपकी सरकार है सर वहां पर, लेकिन हुर्रियत के लोग पत्थर चलवाते हैं सर, पेट्रोल बम फिकवाते हैं सर। आप लोग टीवी पे बड़ी बात करते हैं सर, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती सर। वो ये कहते हैं हमारा अलग झंडा है सर। आपकी सरकार है सर, उसके बावजूद आप टीवी पे बड़ी बात करते हैं, जमीन पर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। उनके पास सुरक्षा रहती है सर, बड़े बड़े दायरों में चलते हैं वो, उनको पैसा उतना ही मिल रहा है इस देश से जितना बरसों से मिलता आ रहा था। आप चाहें तो हिसाब चेक कर लें, आप तो गृह मंत्री के सलाहकार हैं। आप टीवी पे बड़ी बात करते हैं सर, जमीन पे नहीं करते। देखिए रोहित जी, मैं आपकी इस बात से थोड़ा मतभेद रखते हुए स्पष्ट करना चाहूंगा। हमारी सरकार आने के बाद ही इन लोगों के संदर्भ में 3 बड़े परिवर्तन हुए हैं। पहली बात, हमने इनकी बातचीत पाकिस्तान के हाई कमिश्नर से नहीं होने दी और हमने कहा बात होगी तो पाकिस्तान से वार्ता तोड़ दी हमने। दूसरी बात, हमने ये कहा कि हम हुर्रियत के नेताओं से कोई बातचीत नहीं करेंगे जब तक वो संविधान के परिधि में आकर बात करने को न तैयार हो। तीसरी बात, ये लोग अपने को भारत की व्यवस्था का दामाद समझते थे कि कुछ भी करेंगे, पूरे लाव लश्कर के साथ भी चलेंगे और हर बात में इनकी आरती उतारी जाएगी। तो पहली बार ऐसा हुआ कि जब तथ्य सामने आए तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो या भारत सरकार की एजेंसियां, उन्होंने कार्रवाई की है और इनके नेताओं के ऊपर कानूनी शिकंजा कसना शुरू हुआ। तो अगर आप देखें तो स्टेप बाय स्टेप हमारी सरकार ने
बिल्कुल नियमानुसार, कानून के अनुसार कार्रवाई करते हुए आगे बढ़ने का काम किया है। इसलिए मैं इस विषय पे थोड़ा कहूंगा कि इसमें हमारी और पूर्ववर्ती सरकार में भिन्नता है। दूसरी बात जो अभी मीम अफजल साहब ने कही, उसके बारे में पूरे अदब के साथ कहना चाहूंगा। बात करने यशवंत सिन्हा जी गए, वो हमारी पार्टी में पूर्व में पदों पर रह चुके हैं, वो अलग विषय है। मगर जो मणिशंकर अय्यर जी गए, दोनों की तुलना उचित नहीं है। मणिशंकर अय्यर जी की पृष्ठभूमि क्या क्या रही, उन्होंने तो ट्वीट करके अफजल गुरु का समर्थन किया है, एक नई कई मुद्दों पर जाके पाकिस्तान तक में बोला है। तो किसी भी नेता का वक्तव्य एक पृथक यानी आइसोलेटेड स्टेटमेंट के रूप में नहीं देखा जा सकता, उसे पूरी पृष्ठभूमि में देखना पड़ता है, जिसमें मणिशंकर अय्यर एक विशेष रंग में रंगे हुए दिखाई पड़ते हैं। तीसरी बात मैं इन लोगों से कहना चाहूंगा, जो लोग कश्मीर की तथाकथित लड़ाई की बात करते हैं, वो प्लेबिसाइट जनमत संग्रह की बात करते हैं, तो मैं पूछना चाहूंगा भाई, जनमत संग्रह तो अविभाजित कश्मीर का होना था, वो भी भारत के संरक्षण में, तो पाकिस्तान देने को तैयार है। और जो आप कहते हैं सदर रियासत दे दो, अलग कर दो, मैं पूरे हद अदब से कहना चाहूंगा, जनाब अगल बगल उठा के देख लीजिए, बगल में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। जो लोग यहां खड़े होकर नारा लगाते हैं मेरी जान पाकिस्तान, जिस दिन हमारी फौज हट जाए पाकिस्तान से जान बचाना मुश्किल होगा। और उसने अपने इलाके के कश्मीर के लोगों के साथ क्या करके रखा हुआ है। बगल में देखिए चाइना का सिकियांग प्रोविंस है, आपकी सीमा से जुड़ा हुआ, वहां चीन ने क्या करके रखा हुआ है। उसके बगल में आपका जुड़ा हुआ तिब्बत है, वहां चीन ने क्या करके रखा हुआ है। बगल में गिलगित बल्तिस्तान है, वहां देखिए पाकिस्तान ने क्या करके रखा हुआ है। और मैं कहता हूं ये मुगालता छोड़िए ना, ये पाकिस्तान का जो इस्लामिक ब्रदरहुड के नाम पे बना था, ना बंगाली मुसलमानों की खैर कर पाया, ना बलूचियों की, ना पख्तूनों की कर पाया, ना सिंधियों के, और तो और जो यूपी बिहार के लोग यहां से आइडियोलॉजी निकली उनको भी मुहाजिर कह के बाहर कर दिया। इसके बाद भी आज आप 21वीं सदी में अपने नौजवानों को इस ढंग का मुगालता देना चाहते हैं, तो उनके भविष्य के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। और हमें विश्वास है कि हमारी सरकार में सिर्फ कानून व्यवस्था के नाम पे नहीं रोहित जी, हम कानून व्यवस्था, राजनीतिक और वैचारिक यानी लॉ एंड ऑर्डर, पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल तीनों फ्रंट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। और हमें जो गृह मंत्री जी ने कहा है, कह रहा हूं तीन छोड़िए, कश्मीर का स्थायी हो सकता है आप 6 फ्रंट पे काम कर रहे हो सर, हम समाधान निकाल हो सकता है सर आप 6 फ्रंट पे काम कर रहे हो, 3 पे ना कर रहे हो सकता है 6 फ्रंट पे काम कर रहे हो। लेकिन लोगों को जो दिखता है, हुर्रियत के नेता आज भी वैसे ही बोलते हैं, हुर्रियत के नेताओं की सिक्योरिटी आज भी वैसी की वैसी है, हुर्रियत के नेता आज भी वैसे ही आलीशान घरों में रहते हैं, उनको पैसा भारत की सरकार आज भी वैसे ही दे रही है जैसा वो कांग्रेस पे आरोप लगाती थी कि आप पाल रहे हैं इनको। आप क्यों पाल रहे हैं सर? नहीं, देखिए वो जो चल रहा था वो तो बात सही है व्यवस्था, मगर अब पैसा निकाल भी रही है रोहित जी, जहां से पैसा आ रहा था उसको देख भी रही है, उसको चेक भी कर रही है, बता भी रही है, अब निकालना भी शुरू कर दिया है। राकेश सिन्हा जी, आरएसएस क्या टीवी पे सलाह देता है केवल सरकार को? ये बड़ी बड़ी बातें केवल टीवी डिबेट्स के लिए होती हैं कि अब सेना इलाज करेगी, अब तो जीप से बांध के इलाज होगा अलगाववादियों का। जब आप लोग अलगाववादी और आतंकवादी को एक मानते हैं, तो आपके मार्गदर्शन में या आपके परिवार के अनुषंगिक संगठन के तौर पर जाने जाने वाली बीजेपी की सरकार की सोच उन अलगाववादियों को लेकर अलग क्यों है सर? वो सॉफ्ट क्यों हो जाते हैं उनके लिए? देखिए, एक बात रोहित जी समझ लीजिए कि कश्मीर में डेमोक्रेटिक प्रोसेस का होना, यदि आज एनसी और कांग्रेस की भी सरकार होती तो मैं उस सरकार के डेमोक्रेटिक प्रोसेस को समाप्त करने की बात नहीं करता। आज पीडीपी और एनसी की भी सरकार होती तो मैं सरकार से मत भिन्नता रखता, लेकिन डेमोक्रेटिक प्रोसेस कश्मीर में होना, कश्मीर की जो आरोपित समस्या है उसमें हमारे पक्ष में जाता है। एक दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, देखिए अब कहानी लिखने का और एस्से लिखने का समय समाप्त हो चुका है। कश्मीर पर हम निबंध लिखने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। कश्मीर की समस्या का समाधान आर्म फोर्सेज के द्वारा होगी, क्योंकि 2 बातें इसमें इन्वॉल्व हैं जिस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। कश्मीर में डेमोग्राफिक ट्रांसफॉर्मेशन होने के साथ ही अलगाववाद की समस्या आई है और उसको अंतिम रूप दिया गया। जो भी बचे खुचे कश्मीरी पंडित थे वहां से उठाकर फेंक दिया गया। ये थियोक्रेटिक स्टेट की तरह व्यवहार कर रहे हैं। इसे समस्या का जड़ सिर्फ अलगाववाद नहीं है, समस्या का जड़ सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, यह रेडिकल इस्लाम की बात को स्वीकार करना पड़ेगा। यदि रेडिकल इस्लाम नहीं होता तो आईएसआईएस के झंडे नहीं फहराए जाते, सिर्फ पाकिस्तान के झंडे फहराए जाते। यदि रेडिकल इस्लाम नहीं होता तो बुरहान वानी पैदा नहीं लिया होता। मैं मान लेता हूं कि पाकिस्तान का एजेंट नहीं था। सर मैं मान लेता हूं, आर्मी चीफ ने कहा, मैं एक बात मैं कह दूं सिर्फ मीम अफजल साहब को। मीम अफजल साहब, आप बहुत ही संतुलित बोलते हैं, कभी कभी हम लोग भी आपसे सीखते हैं, आप संतुलित बोलते हैं, लेकिन क्या आपकी पार्टी संतुलित है?
क्या आपके साथ जो लोग हैं अलायंस में, देखिए इस देश में कोई भी रूलिंग पार्टी हो, विपक्ष की छोटी छोटी पार्टियां भी यदि एक होकर अच्छा सरकार सर, पर हमला राकेश बोलती जी, हैं, तो राकेश सरकार जी, को बीजेपी का अलायंस प्रतिक्रियात्मक होना संतुलित है पड़ता क्या? कांग्रेस और बीजेपी के वामपंथी साथ जो पार्टियों का पीडीपी रुख है वो वही बातें नहीं बोल रही जो इनामुल मैं नबी क्या बोल रहे थे कहा, अभी देखिए- कि खेल की तरह देखो इसको, इसमें क्यों ढूंढ रहे हो किसने किसके लिए पटाखे फोड़े? देखिए मैंने कहा एक सीमा के बाद यदि सीमा क्रॉस करते हैं तो ऐसे अलायंस को बंगाल की खाड़ी में ये फेंक सीमा देना कौन चाहिए। तय करेगा यदि वो सर? सीमा क्रॉस करते हैं, ये यदि सीमा कौन मर्यादा तय को करेगा सर? तोड़ते हैं, ये सीमा कौन तय करेगा? तो सीमा भारतीय जनता पार्टी को तय करनी चाहिए। ये इसमें हम तो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को तय करनी चाहिए, लेकिन मैंने मीम अफजल साहब हंस रहे हैं, मैंने मीम अफजल साहब कहा कि कुछ कारणों से कुछ एम्बैरेसमेंट होते हुए भी मैं इसलिए हंस रहा हूं कि आप ऐसी बात कर रहे हैं, मैं आपको जवाब देना चाहता हूं कि किसी कहा से मैं डेमोक्रेटिक बीच में नहीं प्रोसेस टोकना समाप्त हो चाहता, जाए। आपको जवाब दूंगा। ठीक है, बोलिए बोलिए मीम अफजल, जवाब दीजिए उनको। देखिए सरदाना साहब, अभी थोड़ी देर पहले जब शुरुआत की थी तो राकेश जी कह रहे थे कि आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। जब आपने उनसे कुछ चुपते हुए सवाल पूछे तो उन्होंने कहा कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। पता नहीं उनका इशारा किस तरफ है डेमोक्रेटिक प्रोसेस का। मेरा ख्याल ये है कि सबसे पहले तो उन्हें अपने आप से सवाल करना चाहिए कि आप जिस पार्टी के साथ सरकार चला रहे हो, हमारे संतुलन को तो छोड़ दीजिए, हम लोग तो पावर से बाहर हो गए ना। कभी मैं एक बार को ये मानता हूँ कुछ गलती की होगी तभी शायद बाहर भी हो गए हैं। आप लोगों ने तो बहुत अच्छे काम किए हैं, आप पावर के अंदर हैं, अब आपकी बारी है ना। आप क्या कर रहे हैं? आपने कौन सा संतुलन कायम किया है और कौन सा आपने बैलेंस किया है वहाँ पर पीडीपी की सरकार बना करके? दूसरी बात ये कि ये जो हुर्रियत से बात करने की बातचीत होती रहती है, तो मैं याद दिलाना चाहता हूँ अटल बिहारी वाजपेयी जी, हमने अभी कांग्रेस ने कभी आज तक इन हुर्रियत के लीडरों के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इन लोगों के साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। और आपको याद होगा 2010 के अंदर यही हुर्रियत के लोग थे जिनसे मिलने के लिए दिल्ली से एक डेलीगेशन गया था, और उस डेलीगेशन में भारतीय जनता पार्टी भी शामिल थी, अरुण जेटली खुद थे, रामविलास पासवान जो आपकी सरकार का हिस्सा थे वो भी थे उसके अंदर, वो भी गए थे। तो बातचीत तो आपने भी की है। आज हमको आप ऐसा समझते हैं कि जैसे हमने कश्मीर के लिए सब कुछ बुरा ही किया है और हमने हुर्रियत से बात कर ली तो जैसे हमने पता नहीं क्या कर दिया है। और आज अगर आप बातचीत नहीं कर रहे तो आसमान से कोई तारे तोड़ लाएंगे। आप कितने तारे तोड़ कर लाए हैं मुझे ये तो बताइए। परसों 10 हमले हुए हैं। नहीं, मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूं, मैं सुंदरशु भाई से पूछ रहा हूं। आप तो आरएसएस हैं, मैं आपसे सवाल नहीं पूछ रहा हूं, आप सरकार नहीं है। लेकिन मैंने आपको इसलिए जवाब दिया कि आप एक तरफ तो आर पार की लड़ाई की बात करते हो और दूसरी तरफ आप कहते हो डेमोक्रेसी की दुहाई देते हैं। हाँ, मैं जवाब देता हूं ना, दीजिए। जरूर जरूर आप मैं एक बार उसका मैं जवाब दे देता हूं। रोहित जी 30 सेकंड में जवाब देता हूं। बोलिए। मैंने जब आर पार की लड़ाई कही तो मैंने उस आर्मी चीफ के बयान के समर्थन में कहा कि आर्मी चीफ ने जो कहा कश्मीर को आर्म्ड फोर्सेज ही समस्या का समाधान करेगी, राजनीतिक समाधान नहीं होगा। लेकिन डेमोक्रेटिक प्रोसेस को हम चाहे मुखौटा के रूप में लेकर उपयोग करते रहें जब तक कि इस गले के ऊपर से पानी ना जाए। जिस दिन गले के ऊपर से पानी बहेगी पीडीपी को उखाड़ कर फेंक देंगे। आप क्या समझते हैं? ऐसे एक नहीं 10 पीडीपी को उखाड़ कर फेंक देंगे। एक बात मीम अफजल साहब मैं बता दूं, अटल जी के समय जो बात हुई इसका कारण बताता हूं। हुर्रियत ने हम संविधान के अंतर्गत आपसे बात करने के लिए तैयार हैं। आप उसमें का प्रेस रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए। अगर आज भी हुर्रियत कह देती है कोई, ये तो कंसिस्टेंट पॉलिसी है कि हम भारत के संविधान के अंतर्गत बात करने के लिए तैयार हैं। ये तो भारत की कंसिस्टेंट पॉलिसी है नेहरू जी के समय से। वो तो अनचेंज्ड है। सर आज नेहरू जी नहीं है, आज हुर्रियत के आज जवाहरलाल नेहरू नहीं है, पहली बार आज अटल बिहारी वाजपेयी नहीं है। प्लीज सर, प्लीज आप लोग इतिहास में ले जा रहे हैं। मीरवाइज उमर फारूक वर्तमान में ट्वीट कर रहा है और भविष्य में कश्मीर को पाकिस्तान के हाथों बेच देने की तैयारी किए बैठा है, और आप लोग अटल बिहारी वाजपेयी और जवाहरलाल नेहरू के जमाने की बातों को चिपके हुए हैं। जब राकेश सिन्हा कह रहे हैं बीडी मिश्रा कि ये इस्लामिक रेडिकलाइजेशन है, जब सुधांशु त्रिवेदी इस बात पे लगातार जोर दे रहे हैं, उनकी पार्टी ये मानती है कि इस्लामिक रेडिकलाइजेशन की वजह से ऐसा हो रहा है, ISIS के झंडे फहराए जा रहे हैं, तो फिर सीरिया जैसे लड़ रहा है वहां पर, वैसे क्यों नहीं लड़ रही हमारी सेना उन लोगों के साथ जो इस्लामिक रेडिकलाइजेशन करना चाहते हैं? मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पिछले 1.5 महीने में जो आर्मी की एक्टिविटी हो रही हैं उसी के वजह से पूरी घबराहट है, क्योंकि हर जगह आर्मी उनके इन्फिल्ट्रेशन को नकारा कर रही है और इन्फिल्ट्रेटर्स मारे जा रहे हैं, टेररिस्ट मारे जा रहे हैं और उसी से बौखलाए हुए हैं। और ये जो नबी है ये भी उसी से बौखलाया हुआ है। मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूं कि अगर
आर्मी का अच्छा काम होता है तो हिंदुस्तान के भीतर यहाँ लोग दिल्ली में बैठे हुए क्यों आर्मी की को क्रिटिसाइज करते हैं, क्यों चीफ को क्रिटिसाइज करते हैं, क्यों लोग डायर जो बोलते हैं उनको सपोर्ट करते हैं, क्यों कराट दंपति जैसा वो कहते हैं कि ये चीफ ने आर्मी की इज्जत इमेज कम कर दी है। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि आर्मी सक्सेसफुल हो रही है। ये लोग चाहते नहीं हैं कि आर्मी सक्सेसफुल हो, सरकार पर अटैक करने के लिए आर्मी को अटैक कर रहे हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आज पाकिस्तान आर्मी में ताबूतों की कमी हो रही है और इसलिए वहां पर प्रॉब्लम है। और एक बात और मैं कहूंगा, जितने भी अलगाववादी हैं कश्मीर में बैठे हुए हैं और जो लोग ये कहते हैं, नारा लगाते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद, ये सब लोग अपनी न्यूसेंस वैल्यू बढ़ा रहे हैं। इनको मालूम है कि इंडिपेंडेंट या आज़ाद होने पर ये कहीं के नहीं रहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान इनको एक दिन में ओवररन कर देगा और पाकिस्तान में जाएंगे तो उनकी वही बुरी हालत होगी जो ऑक्युपाइड कश्मीर में हो रही है और जहां पर पंजाबी आके बैठ गए हैं। ये न्यूसेंस वैल्यू बढ़ा रहे हैं, ये अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, अपना पॉकेट भरना चाहते हैं और अपने को कमाने के लिए, अपने खुद को कमाने के लिए पाकिस्तान और हिंदुस्तान का फायदा उठाना चाहते हैं। असलियत यह है कि ये लोग जानते हैं कि इनका फ्यूचर, इनका मुस्तकबिल हिंदुस्तान के साथ है, लेकिन न्यूसेंस वैल्यू बढ़ा रहे हैं। इनामुल नबी, आ गया क्या मैसेज हुर्रियत से आपके पास? काफी ध्यान से देख रहे हैं आप मोबाइल में। आप टाइम ही नहीं दे रहे थे, मैंने सोचा टाइम पास हो जाएगा। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं आप। हिंदुस्तान के साथ भी टाइम पास ही कर रहे हैं लगता है। बोलिए। नहीं जनाब, हम आपके वेल विशर्स हैं, हम भी चाहते हैं अपने वेल विशर तो जाइए पहले, मेरे बाद में बनिएगा सर। कश्मीरियों के तो वेल विशर हो जाइए। अपने को कश्मीरी बताते हैं, कश्मीरियों को आतंक की आग में झोंकते हैं सर आप लोग। उनके तो वेल विशर हो नहीं पाए सर। हम हुर्रियत का मेरी बात, आप हुर्रियत वालों से कहते थे आप अपना रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर दिखाए, हम आपकी बात सुनेंगे। हमारी पार्टी तो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर दिखा क्या, ये हमारी रिप्रेजेंटेशन जेके असेंबली में है। और मैं आपको ये क्लियर कर दूं, मैं जब आपको कहता हूँ जम्मू कश्मीर का फ्लैग, वो जम्मू कश्मीर असेंबली ने पास किया है। अब उसमें एंटी नेशनलिज्म कहाँ पर हुआ? मैं आपको कहता हूँ मुझे सदर रियासत दो, क्या बोलते हैं, सदर रियासत दो और प्राइम मिनिस्टर दो, वो मुझे अपने आइन ने कहा, जम्मू कश्मीर आइन ने कहा है। अब उसमें एंटी नेशनलिज्म कहाँ फायदा हुआ? इस देश का एक ही संविधान है आज और वो भारत का संविधान है। अगर आपको इसका ज्ञान नहीं है तो मैं आपको मीम अफजल का फोन नंबर दे दूंगा, सर हमारा थोड़ी देर बाद विस्तार से उनसे बात कर लीजिएगा। अगर आप अपने को पत्रकार समझते हैं आज भी, तो वो आपको पत्रकार की भांति पढ़ाएंगे। अगर आप अपने को राजनेता समझते हैं तो आपको राजनेता की भांति पढ़ाएंगे। और अगर आप अलगाववादी मानते हैं अपने आप को, तो मुझे लगता है उनको वो वाली भाषा भी आती है कि अलगाववादियों को किस भाषा में समझाया जा सकता है। वो आपको बेहतर तरीके से समझा देंगे कि हिंदुस्तान का संविधान एक ही है। आप कैसे बायस हो सकते हैं? हिंदुस्तान का संविधान एक ही है सर, हमारा आइन अलग नहीं है। अगर मैं अपने देश के प्रति बायस हूं तो मुझे इसके लिए खुशी है। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप इस देश का खाते हुए पाकिस्तान का गाते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए इसके लिए। आप अपने को हुर्रियत से अलग बताते हैं लेकिन उनकी पैरवी करते हैं बैठ के। आप चीफ मिनिस्टर मैडम के ऊपर कौन सा फ्लैग लगा हुआ है वो जरा देख लीजिए। मैं कह रहा हूं हर गाड़ी पे 2 झंडे लगे होंगे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर, मैं कह रहा हूं हर गाड़ी पे 2 झंडे लगे होंगे, लेकिन क्या वो ये कहते हैं कि हिंदुस्तानी नहीं है? क्या उन्हें शर्म आती है कहने में हिंदुस्तानी नहीं है? यूनाइटेड नेशंस उसके गाड़ी पर कौन सा फ्लैग, एक बार तो बताइए ना, बताइए गाड़ी पर कौन सा फ्लैग लगा हुआ है? कश्मीर कोई नेशन है क्या? तो आप एक काम करिए, झंडा बैठ के हिलाते रहिए और उसके बाद हिंदुस्तान से कहिए कि हमें पैसे देना बंद कर दीजिए, हमें खाना देना बंद कर दीजिए, हम ये झंडा खाएंगे और इसी के बाद नारा लगाएंगे आजादी आजादी का, जो बच्चों को सिखा रहे हैं 2-2 साल के। धन्यवाद आपका। अरे जनाब, आप नमक हराम हुर्रियत ट्रेंड कर रहा है इस वक्त ट्विटर पर, और केवल इसलिए कर रहा है कि इस देश की जनता देख रही है, समझ रही है, महसूस कर रही है। बहुत से लोग ये कह रहे थे कि हम ऐसे लोगों को बैठाकर टीवी पर मंच क्यों देते हैं। हम उनको मंच इसीलिए देते हैं ताकि इस देश की जनता को पता लगे कि ऐसे लोग भी हिंदुस्तान के संविधान में अभिव्यक्ति की आज़ादी जैसे क्लॉज का फायदा उठाकर न केवल यहाँ रहते हैं बल्कि हिंदुस्तान के खिलाफ खुलकर आवाज भी उठाते हैं। लेकिन यह तय करना सरकारों का काम है कि उनको कहां तक छूट देना चाहती है। सुधांशु द्विवेदी, समय हालांकि खत्म हो गया, फिर भी लास्ट कमेंट आपसे लेता हूं, बोलिए। मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि यह मीरवाइज ने इसलिए किया है कि कश्मीर का जुआ बदल रहा है
आपने देखा कि सिविल सर्विसेज हो, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हो, बीएसएफ कमांडेंट की परीक्षा हो, सब में वो तेजी से आगे आ रहा है। इसलिए इन्होंने मैच पे जानते हैं क्यों खुशी मनाई? ये अपनी सियासती शिकस्त का इंतकाम एक मैच में देखना चाहते हैं। जैसे कोई कार्टून फिल्म के कैरेक्टर में कोई होता है ना कि केवल बच्चा ये देख के कि हमने इसको डिफीट कर दिया उतने से खुश हो जाता है। इसीलिए मैंने अपने पहले वक्तव्य में कहा था कि ये एक पराजित मानसिकता का प्रतीक है, यह शिकस्त खुरदार जहनियत का सबब है। इसलिए हमें ये बात मानिए कि हमारी सरकार ने जिस हिसाब, जैसे अभी एक अंत में एक बात सिर्फ ये कहूँगा मीम अफजल साहब से, देखिए साहब अभी नबी बार बार कह रहे थे ना कि वो झंडा कैसा है, ये कैसा है। अरे साहब, हमेशा वार्ता ही समाधान नहीं देती है। फौज तो समाधान किए दे रही थी सन 48 में। नेहरू जी ने वार्ता के चक्कर में उलझा दिया और यहां से लेके यूएन तक उलझा दिया, और ऐसा उलझा कि आज भी उनको ये बोलने का मौका मिलता है। आज तो नेहरू और जी नहीं देखिए, जहां पर वार्ता के चक्कर में नहीं पड़े, गोवा हो, जूनागढ़ हो या हैदराबाद हो, वहीं समाधान आज तो से नेहरू जी नहीं निकल है, गया था। आज तो मोदी जी मगर हैं। अब चूंकि नेहरू जी का ज्यादा आज लगाव तो था फौज को कश्मीर रोकने से, के लिए काफी कांग्रेस के बार किसी कहना नेता के चाहता पास हूं, ताकत नहीं है, क्योंकि वो विपक्ष में है आज तक हम सर। लोग उसको सरकार के पास समाधान ताकत है करने फौज को अधिकार देने की और उसको हथियार देने की और उसको इजाजत देने की। आप दे दीजिए। ये देश देख रहा है, इंतजार कर रहा है कि कब तक हुर्रियत के लोग ऐसे खुलेआम इस देश को तमाचा मारने की कोशिश करते रहेंगे और हमारी चुनी हुई सरकारें देखती रहेंगी सिर्फ इस आड़ में कि अभिव्यक्ति की आज़ादी।